मेरा नाम सुमित है। मैं बड़े ही गरीबी भरे दिनों से गुजर रहा था। मेरे पिता इस दुनिया से जा चुके थे। पिताजी के मरने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रह गई थी, क्योंकि अभी मेरी ज्यादा उम्र नहीं थी। मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पिताजी के मरने के बाद तो घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था और माँ के लिए भी इकलौता ही सहारा था। मुझे अब अच्छी सी नौकरी तलाश करनी थी, ताकि मैं अपने घर वालों की जिंदगी को संभाल सकूं। मैं नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह नौकरी मिल गई। मैं पढ़ा लिखा था, लेकिन बेरोजगार था। अब नौकरी मिलने की वजह से मुझे अपनी किस्मत जागती हुई नजर आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर नौकरी करने से मेरा भाग्य इस तरह से बदल जाएगा। भगवान ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे अपनी जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी। मुझे नौकरी के साथ साथ एक लड़की भी मिल गई थी, जिसके साथ मेरी शादी हो गई थी, और जिससे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी में दौलत ही दौलत थी, क्योंकि मेरी पत्नी अंधी थी। मैं रोज अपने दोस्त को अपनी पत्नी के पास भेज दिया करता था। वो मेरी जगह पर सो जाता था और मैं खुद सारी रात बाहर गुजारता था। एक दिन मैं रात को वापस अपने घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी और मेरा दोस्त दोनों ही पंखे के साथ लटके हुए हैं। मेरा बहुत बड़ा बंगला था और इस बंगले में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, तो जो सच्चाई मेरे सामने आई उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। सारी रात कोठे पर गुजार कर मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने बंगले में दाखिल हुआ था। मैंने घर के अंदर दाखिल होकर चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा था। मैं खुद को इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान समझता था। मैं जिस चीज पर भी हाथ रखता था वो चीज मुझे मिल जाया करती थी। सुबह होने वाली थी और मेरी जिंदगी का सूरज भी इस टाइम पूरी तरह आसमान पर चमक रहा था। मुझे अब अपने कमरे में जाकर खामोशी से अपने दोस्त को जगाना था और उसकी जगह पर खुद जाकर लेट जाना था, ताकि मेरी पत्नी को शक न हो। मैं वैसे भी हर रोज ऐसा ही किया करता था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे कमरे में मेरी पत्नी के साथ मेरे दोस्त का क्या काम है। ये मेरा दोस्त ही तो था जिसकी वजह से मैं सारी रात अय्याशी करता था और घर से बाहर बेफिक्री से रहता था। वो मेरी जगह मेरे कमरे में मेरी पत्नी के साथ रात गुजारता था और मैं दूसरी लड़कियों के साथ अपनी प्यास बुझाता था। ऐसा करके मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी, क्योंकि मेरा अपनी पत्नी से मन भर गया था। और वो कोई खूबसूरत लड़की भी तो नहीं थी, वो सिर्फ मामूली सी शक्ल की और अंधी लड़की थी। मुझे तो खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद थीं, इसलिए मैं हर रात नई और खूबसूरत लड़की को अपने बिस्तर की रौनक बनाया करता था। मुझे नई नई तरह की लड़कियां बहुत पसंद थीं। अब कभी कभी अपने शौक के लिए तो मैं विदेशी लड़कियों को भी बुलाया करता था। इसलिए तो मैंने अपनी पत्नी को अपने दोस्त के हवाले कर दिया था। मुझे हर नई लड़की के साथ रात गुजारने से खुशी मिलती थी। ऐसा करना मेरा बहुत बड़ा शौक था। मेरे दोस्त को भी जवान लड़की मिल गई थी, इसमें उसका क्या जा रहा था। फिर मैं उसका खर्चा भी पूरा कर दिया करता था। इसमें उसके सारे फायदे ही फायदे थे, इसलिए वो भी हर रात खुशी खुशी मेरी जवान पत्नी के पास लेट जाया करता था। मेरी पत्नी के अंधे होने का मुझे बहुत ज्यादा फायदा था। उसे आज तक पता ही नहीं चला था कि मैं उसे कितना बेवकूफ बना चुका हूँ और अभी भी बनाता आ रहा हूँ। उसे पता ही नहीं कि वो शादी से लेकर अब तक किसके साथ रात गुजारती है। वो जिस पर अपना पति समझकर अपना सब कुछ लुटा रही थी, वो दरअसल कोई और नहीं, मेरा अपना ही बेस्ट फ्रेंड था। मैं लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा था, मगर किसी तरह से अपने कमरे में पहुंच गया था। मैं होश में नहीं था, क्योंकि मैंने ड्रिंक की हुई थी। उस आलीशान बंगले में मेरा कमरा भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे तो होश ठिकाने आ गए थे। मैं जो नशे में था, एक पल के लिए मेरा नशा सारा उतर गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। मुझे लगा शायद नशे की वजह से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी मैं इतनी ज्यादा पी लिया करता था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। मगर जब 2-3 बार मैंने अपनी आंखों को मसला और खुद को होश में लाने की कोशिश की, तब भी सामने के नज़ारे में कोई बदलाव नहीं आया था और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये देखकर कि मेरा दोस्त और मेरी पत्नी, मैं जल्दी से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपने दोस्त के पैरों को झंझोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो तो पता नहीं कब का इस दुनिया से जा चुका था। मैंने अपनी पत्नी को आवाज दी और उसे भी हिलाया, तो पता चला कि वो भी इस दुनिया में नहीं रही।
मेरा दोस्त और मेरी पत्नी दोनों ही पंखे से लटके हुए थे और दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरे तो सर पर आसमान ही टूट पड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब कुछ भी करना शायद मेरे बस में नहीं था। जैसे तैसे मैंने अपनी पत्नी और दोस्त दोनों को ही पंखे से नीचे उतारा और बेड पर लेटा दिया। मैं ना तो पुलिस को बुला सकता था और ना ही इस बारे में किसी और को बता सकता था। मैं आखिर बताता भी क्या कि मेरा ही अपना दोस्त मेरी पत्नी के साथ मेरे कमरे में आखिर क्या कर रहा था और उन दोनों ने सुसाइड क्यों की। एक साथ उन दोनों का सुसाइड करना बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया था और सुबह के 8 बजे के बाद तो घर के सारे नौकर भी आना शुरू हो जाते थे। मेरी तो जान मुसीबत में आई हुई थी। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो गया हूँ और शायद मेरी मदद करने वाला अब कोई भी नहीं है। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया और उससे कहा कि आज सारे नौकरों को बाहर से ही विदा कर देना। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे कहने का पालन किया और किसी भी नौकर को घर के अंदर नहीं आने दिया, बल्कि सबको टाइम होने से पहले ही छुट्टी की इन्फॉर्मेशन दे दी। वक्त गुजरता चला जा रहा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था और दोनों लाशें मेरे सामने पड़ी हुई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसको इन्फॉर्मेशन दूं, किसको बताऊं कि मेरे घर में ये सब कुछ हो चुका है। किस तरह इन दोनों की डिटेल में लोगों को बताऊं। मैं परेशानी की वजह से कमरे में ही इधर उधर टहल रहा था। मेरे सर पर पसीना था। कहने को तो सर्दी का मौसम था, लेकिन घबराहट मेरे दिल पर सवार थी। तभी अचानक टहलते हुए वक्त मेरी नज़र सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी थी और मुझे याद आ गया था कि शादी के बाद मैंने सारे घर में खुद ही तो ये कैमरे लगवाए थे, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से घर की सारी रिकॉर्डिंग देखता रहता था और अपने पीछे से ही मैंने ये कैमरास इंस्टॉल करवा दिए थे। मैं फौरन कंट्रोल रूम की तरफ भागा था। हर कैमरे की रिकॉर्डिंग मुझे देखनी थी और सारी रिकॉर्डिंग कंट्रोल रूम में ही सेव रखी हुई होती थी और अगर मैं लाइव देखना चाहता तो अपने मोबाइल पर देख लिया करता था। मैंने वहीं से ही रात का सारा डेटा निकाल लिया था। कुछ ही देर के बाद मेरे सारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज में रात भर की सारी वीडियो चलने लगी थी। मेरी पत्नी रेड कलर की खूबसूरत नाइटी पहनकर बाथरूम से बाहर निकली थी और मेरा दोस्त बिस्तर पर बैठा हुआ उसे बड़ी गौर से देख रहा था। फिर मेरी पत्नी मेरे दोस्त की बाहों में समा गई। उन दोनों के बीच का सीन देखकर मुझे शर्म महसूस हो रही थी। पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि मेरी पत्नी मेरी जगह मेरे दोस्त के साथ थी और जैसे जैसे रात भर की वीडियो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने लगी वैसे वैसे ही मेरे होश उड़ते जा रहे थे, क्योंकि वो दोनों तो दिन भर माँ के ताने सुन सुनकर मैं पक गया था। क्योंकि माँ हमेशा यही कहती रहती थी कि बेटा, तुम्हारे पढ़ने लिखने का कोई फायदा हुआ ही नहीं जब तुम्हें नौकरी ही नहीं मिल रही तो। पिताजी के मरने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। बहनों की पढ़ाई भी रुक चुकी थी। मेरी 2 बड़ी बहनें जवान थीं, उनकी शादियां भी करनी थी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं बेरोजगार था, जगह जगह नौकरी के लिए धक्के खा रहा था। फिर एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने जॉब के बारे में बताया। मुझे पता था कि यहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ लगेगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई करने के लिए उस कंपनी में चला गया था। जब मैंने वहाँ पर अपना इंटरव्यू दिया तो मेरी नौकरी वहाँ पर पक्की हो गई थी और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई थी। और घर आते ही सबसे पहले ये खबर मैंने अपनी माँ और बहनों को सुनाई थी, तो उन लोगों के भी खुशी के ठिकाने नहीं थे, क्योंकि अब हमारे घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। लोगों से उधार ले लेकर भी मेरी माँ शर्मिंदा होने लगी थी। लेकिन अब नौकरी की खबर सुनकर तो घर में खुशियां ही खुशियां आ गई थी। मैंने अगले ही दिन से जॉब पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ सका था। मैं अपने दोस्तों की जैसी एक अच्छी और अय्याशी वाली जिंदगी गुजारना चाहता था, क्योंकि मेरे सारे ही दोस्त बहुत अमीर थे और अपनी अपनी जिंदगी में वो खूब एंजॉय करते थे। मुझे उन लोगों को देख देख कर जलन महसूस होती थी कि जितना पैसा उन लोगों के पास है उतना पैसा मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे पास तो ना ही मेरे पिता की कोई प्रॉपर्टी थी और ना ही इतना पैसा था कि मैं जिससे अय्याशी कर सकता। मैं देखने में स्मार्ट था। मैं चाहता था कि मेरी स्मार्टनेस से लड़कियां फिदा हो जाएं और मैं उनके साथ खूब सारा फ्लर्ट कर सकूं। इसलिए जब भी मैं अपने दोस्तों को देखता तो मेरे दिल में बहुत चाहत होती थी कि मैं भी इनकी ही तरह जिंदगी को एंजॉय करूं और जिंदगी के रंगों के मजे लूं। ये सारे दोस्त भी मैंने अपने कॉलेज में बनाए थे और जानबूझकर अमीर ही दोस्त बनाए थे, ताकि उनके पैसों पर मैं भी कुछ थोड़ी सी अय्याशी कर सकूं।
हम लोग एक साथ मिलकर कहीं भी जाते थे तो मेरा सारा खर्चा तो मेरे दोस्त ही उठा लिया करते थे। मेरे पास से कुछ भी खर्च नहीं होता था, और खर्च होता भी कहाँ से, मैं तो खाली जेब था, मेरे जेब में कुछ नहीं होता था। मुझे भरोसा था कि मेरे दोस्त मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो मेरा सारा खर्चा भी उठाएंगे। मैं हर काम बहुत शातिर तरीके से करता था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता था। कॉलेज खत्म हुआ तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर मेरे एक दोस्त ने ही मुझे अपने जानने वालों के ऑफिस में जॉब दिलवाई थी। ये कंपनी बहुत बड़ी थी। मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया और वहां पर दिल लगाकर मेहनत की ताकि मैं अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकूं। लेकिन जो भी सैलरी मुझे मिलती थी वो घर के ही खर्च और बहनों की शादियों की जमा पूंजी पर लग जाती, और मेरे पास फिर भी इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने ऊपर और अपनी ख्वाहिशों के ऊपर कुछ ध्यान दे सकता। मैं अपनी जिंदगी से बोर होना शुरू हो गया था। हर रोज एक जैसा ही रूटीन रहता था। अब तो जब से मेरी जॉब लगी थी, मेरे दोस्तों के साथ घूमने जाना भी बंद हो गया था, क्योंकि मैं अपनी जॉब छोड़कर तो कहीं भी नहीं जा सकता था। बड़ी मुश्किल से मुझे जॉब हाथ लगी थी। अब मैं इसको तो अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता था, वरना मेरे घर में फिर से रोज का नया हंगामा शुरू हो जाना था, जो मेरी माँ मुझ पर किया करती थी। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस के काम में बिजी रहना और फिर वापस घर आकर घर की जिम्मेदारियों में बिजी हो जाना। कभी मार्केट से माँ को खाने बनाने का सामान लाकर देना, तो कभी बहन के रिश्ते के लिए मेहमानों की आओ भगत करना। फिर अचानक से मेरी बोर लाइफ में एक ताज़ा हवा का झोंका आया था, जिसका नाम कविता था। वो मेरे बॉस की इकलौती बेटी थी, जो कि अंधी थी। बॉस की पत्नी की अचानक मौत हो जाने की वजह से वो अपने साथ कविता को भी ऑफिस लाने लगे थे, ताकि उसका ऑफिस आने के बाद दिल बहल जाया करे। उसकी फैमिली में और कोई भी नहीं था, इसलिए वो अकेली घर में रहती थी। इसी बात की टेंशन दूर करने के लिए बॉस उसे ऑफिस लाने लगे थे। मैं बॉस के खास वर्कर्स में शामिल हो गया था, इसलिए कविता को उन्होंने मेरे हवाले कर दिया था। उनका कहना था कि तुम कविता को अपने साथ रखकर कंपनी का विजिट किया करो और उसे कंपनी के बारे में सारी बात अच्छी तरह से समझा दो। मेरे बॉस चाहते थे कि उनकी बेटी उनके बिजनेस को समझना शुरू कर दे, और इसीलिए उन्होंने उसकी जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। मैंने कविता को कंपनी के बारे में सब कुछ समझाने के साथ साथ उसका दिल जीतने के तरीके भी आजमाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं जान गया था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और ये करोड़ों की प्रॉपर्टी सिर्फ उसी की है। मैं अब अपने सारे सपनों को कविता के थ्रू साकार करना चाहता था, इसलिए मैंने उसका दिल जीतना शुरू किया और धीरे धीरे मैं अपने इस प्लान में कामयाब भी हो रहा था। मैं पढ़ा लिखा एक समझदार लड़का था, देखने में भी हैंडसम था, अच्छी तरह जानता था कि कविता जैसी लड़कियों को किस तरह से काबू किया जाता है। मैंने उसकी कमजोरी का अच्छे तरीके से फायदा उठाया था और फिर उसकी कमजोरी की बिना पर उसका सहारा बन गया। कविता अपना दिल मुझ पर हार बैठी थी और वो खुद भी मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ये बात मेरे बॉस को पता चलती, एक दिन वो अचानक ही इस दुनिया से चले गए और मेरे लिए कविता से शादी करने का रास्ता आसान हो गया था। वो बिजनेस के सिलसिले में बैंकॉक गए हुए थे और फिर वहीं पर अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई और यहाँ पर उनकी मौत की खबर आ गई थी। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं उनके दोस्तों ने ही कर दिया था। अपने पिता की मौत के बाद कविता बिल्कुल अकेली हो गई थी और अगर वो किसी पर भरोसा करती थी तो वो सिर्फ मैं था। इसलिए उसने बहुत जल्दी मेरे साथ शादी करने का फैसला कर लिया ताकि मैं उसके बिजनेस को भी संभाल सकूं और उसको भी। मुझे और क्या चाहिए था, मैंने फौरन ही शादी के लिए हाँ कर दी और फिर धीरे धीरे कविता ने अपने हर रिश्तेदार के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर ली। कोई नहीं चाहता था कि कविता की शादी मेरे साथ हो, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग थे। मैं गरीब था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं था तो कविता के डैड की कंपनी में काम करने वाला एक वर्कर ही। कविता भले ही अंधी थी, लेकिन उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी कि उसकी शादी आसानी से किसी भी अमीर परिवार में हो सकती थी। लेकिन कविता ने किसी की नहीं सुनी और उसने मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। नॉर्मल शादियों की तरह कविता विदा होकर मेरे घर नहीं आई थी, बल्कि मैं उससे शादी के बाद कविता के घर परमानेंट ही शिफ्ट हो गया था। मैं उसके आलीशान बंगले पर पहुंच गया था। मेरे घर वालों को भी मेरी शादी पर कोई एतराज नहीं था और ना ही कविता के घर में रहने से उनको कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि पैसा वक्त की ज़रूरत थी और उस पैसे से मेरी सारी बहनों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता था। शादी के बाद कुछ रातें मैंने कविता के साथ गुजारी थी, लेकिन फिर मेरा दिल उससे भर गया था। वो एक अंधी लड़की थी
और उसकी ये कमी मुझे बहुत ज़्यादा चुभती थी। वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी कि मेरा दिल उस पर फिदा हो जाता। मैंने तो उसे अपने प्यार के झांसे में सिर्फ उसकी दौलत के लिए ही फंसाया था। मेरे लिए तो एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़कियां मिल सकती थी। ये सोच भी मेरे दिमाग में मेरे अमीर दोस्तों ने ही डाली थी। वो सब भी हर रात कोठे पर जाकर अय्याशी करते थे। पार्टीज के नाम पर लड़कियों को बुलाकर मजे लूटते थे। एक दिन मेरा एक दोस्त कहने लगा, तुम क्या अपनी अंधी पत्नी के साथ हमेशा चिपके रहते हो? आज की रात हमारे साथ चलो, हम लोग मिलकर खूब मजे करेंगे। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नाराज नहीं कर सकता था, और वो भी कभी मुझे रात के टाइम बाहर जाने भी नहीं देती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे हमेशा तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और रात के टाइम घर में नौकर भी नहीं होते, इसलिए मुझे अकेले डर लगता है। यही सोचकर मैंने अपने दोस्तों को इनकार कर दिया था और वो मुझे छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेरे दिल में ये बात आ गई थी कि मुझे भी अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करनी चाहिए। पैसे की भी अब मेरे पास कोई कमी नहीं रही थी, क्योंकि कविता के डैड का सारा बिजनेस अब मेरे हाथ में था, इसलिए मेरा अकाउंट पैसों से भर गया था। और फिर अगले ही दिन अचानक से मेरा एक पुराना दोस्त, जो कि मेरे मोहल्ले का ही था और मेरी ही तरह बहुत गरीब था, वो मुझसे मिलने के लिए ऑफिस में आ गया था। वो नौकरी की तलाश में था और मुझसे नौकरी मांग रहा था। मैंने उसे बहुत सोच विचार करने के बाद नौकरी की ऑफर दी थी। मैंने जिस काम के बारे में उसे बताया था, उसे सुनकर तो वो कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया था। उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उसको ये बात सच में कह रहा हूँ या फिर उसे मेरी बात गलत सुनाई दी है। वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उससे कहने लगा कि बस यही नौकरी है तुम्हारे लिए। अगर इसे करना चाहते हो तो कर लो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, और अगर नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, सारी जिंदगी लोगों के यहाँ नौकरी ढूंढ ढूंढ कर अपने जूते घिसते रहो, फिर भी तुम्हें इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गया था। फिर कहने लगा कि ठीक है, मुझे ये नौकरी मंजूर है। मैंने उसे रात के टाइम पर अपने बंगले में बुलवा लिया था। वो खूब अच्छी तरह से तैयार होकर मेरे बंगले पर चला आया था। वो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही स्मार्ट था। मैंने उसे अपने कपड़े पहनने के लिए दे दिए थे और अपना परफ्यूम भी दिया, और फिर जब वो मेरे कपड़े पहनकर मेरी खुशबू लगाकर आया तो मैंने उससे कह दिया था कि बस अब तुम्हें सुमित बनकर कविता के साथ रात गुजारनी है। मैंने उसे एडवांस में ही उसे थोड़े सारे पैसे भी दे दिए थे ताकि वो खुश हो जाए। मैंने अपने दोस्त से कहा, कविता को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलना चाहिए कि तुम सुमित नहीं हो, तुम्हारी नौकरी यही है। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर कुछ घबरा गया था और कहने लगा कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ कैसे रिश्ता कायम कर सकता हूँ। मैंने हंसकर कहा कि जब मुझे कोई ऐतराज नहीं है तो फिर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये तुम्हारी नौकरी है, इसे नौकरी समझकर ही करो, और सुबह 8 बजे तक ही वापस चले जाना। मैं तुम्हें हर महीने अच्छे खासे पैसे दिया करूँगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और वक्त से पहले ही तुम्हें सैलरी दे दिया करूँगा। मैं उसे अपने कमरे के दरवाजे पर छोड़कर खुद गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर निकल आया था। वो सारी रात मैंने अपने दोस्तों के साथ एक कोठे में अय्याशी करके गुजारी थी। कई लड़कियों का नाच गाना देखा था और एक खूबसूरत हसीन लड़की के साथ रात भी गुजारी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे ज्यादा लकी तो कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता, जिसके हाथ बैठे बिठाए इतना बड़ा जैकपॉट लग गया था। मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं था कि इस तरह से भी मेरी किस्मत एक हवा के झोंके में ही पलट सकती है। जो इंसान कुछ दिनों पहले गरीब और फटे पुराने कपड़ों में घूमता था और जगह जगह नौकरी की तलाश करता था, आज वही इंसान एक आलीशान बंगले का मालिक था और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। यह और कोई नहीं बल्कि मैं था। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे अपनी जिंदगी से अब कोई शिकायत नहीं रही थी। मैं अपनी माँ को भी घर पर ढेर सारे पैसे भेजा करता था, जिससे मेरी माँ भी खुश रहती थी, और बहनों के लिए भी हर हफ्ते बहुत सारे गिफ्ट्स उनके ससुराल भिजवा दिया करता था। मेरे लिए तो अब कुछ भी करना नामुमकिन नहीं रहा था। मैं चुटकियों में कुछ भी कर सकता था। सुबह जब मैं थक हार कर वापस अपने बंगले पर पहुंचा तो मेरा दोस्त सोया पड़ा था और उसके साथ ही बिस्तर पर कविता भी सो रही थी। मैंने खामोशी से अपने दोस्त को उठाकर बाहर निकाल दिया और खुद उसकी जगह पर सो गया था। कविता को बिल्कुल भी पता नहीं चल सका था कि उसके साथ रात भर कौन था। वो तो मुझे ही समझ रही थी। अगली सुबह जब मैं 11 बजे सोकर उठा तो कविता मुझसे पहले ही सोकर उठ चुकी थी और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रही थी।
उसे इस तरह से देखकर मेरे दिल को सुकून हो गया था कि मेरी चोरी पकड़ी नहीं गई। उसके बाद क्या था, फिर तो मुझे मज़े लग गए। मैं हर रात यही करने लगा। मेरा दोस्त किसी नौकर की तरह मेरे घर आता, मेरे कपड़े पहनकर मेरी जगह लेता और मैं अपने दोस्तों के साथ नई नई लड़कियों के मज़े लूटता। मैंने अपनी बहनों की शादी भी जल्दी ही अच्छे घरों में करवा दी थी, जहाँ पर मेरी बहनें बहुत खुशी खुशी रह रही थी। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, जबकि कविता के साथ तो मैं बहुत कम टाइम स्पेंड कर पा रहा था और मेरी उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं रात को ही ऑफिस से घर लौटता था और कुछ देर के बाद ही तैयार होकर वापस घर से निकल जाता था। सुबह को भी देर से उठने लगा था और फिर उठकर मुझे ऑफिस भी जाना होता था। कविता कभी कभी मुझसे शिकायत भी करती थी कि आप पहले की तरह से मुझसे बातचीत नहीं करते, आप बहुत बदल गए हो। उसकी बात सुनकर मैंने उसे यही समझाया कि मुझ पर अब बहुत जिम्मेदारी आ गई है। अब पूरी कंपनी की जिम्मेदारी मैं अकेला ही उठाता हूँ, बस इसीलिए बहुत बिजी रहता हूँ। मेरे समझाने पर वो खामोश हो गई और कभी कभी कहती कि मुझे भी अपने साथ ऑफिस लेकर चला करो, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से घर में कैद कर दिया था। मैं उसे साफ मना कर दिया करता था और कहता था कि तुम बस घर में आराम किया करो, ऑफिस के कामकाज देखने के लिए मैं खुद मौजूद हूँ ना, तुम बस मेरे लिए हमेशा तैयार रहा करो, खुश रहा करो और हमेशा अपना ख्याल रखा करो। मैं कुछ स्टाइल से अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करता था कि वो मुस्कुरा जाती थी और दोबारा ऑफिस जाने के लिए नहीं कहती। मैं उसे ऑफिस के हर मामले से दूर रखकर सब कुछ धीरे धीरे अपने कब्जे में करना चाहता था। कविता एक सीधी साधी और शरीफ लड़की थी। उसे बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी बहुत आसान बात थी, क्योंकि उसे दुनिया की बिल्कुल समझ ही नहीं थी और उसकी यही सादगी और उसकी बेवकूफ़ी मेरे लिए बहुत काम आ रही थी। मैं बहुत जल्द सब कुछ हासिल करने के बाद कविता को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने वाला था। वैसे भी अब वो मेरे दोस्त के इस्तेमाल में थी और अब मैं उसे अपनी पत्नी के तौर पर इस घर में नहीं रख सकता था। बस जब तक मेरा मतलब पूरा नहीं हो जाता, मुझे उसे इस घर में रखना था और उसे झेलना था, और यही मैं कर रहा था। ऐसे ही हमारी शादी को धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए थे। इतना समय बीत चुका था, ना तो कविता मेरी चोरी पकड़ सकी और ना ही उसे अभी तक मुझ पर शक हुआ था। फिर पूरे 2 महीने के बाद जब एक सुबह मैं नशे में धुत अपने बंगले में पहुंचा, तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी पत्नी और मेरा दोस्त दोनों ही पंखे से लटककर अपनी जान खो चुके हैं। लेकिन ये सब कैसे हुआ था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर सारी रात का नज़ारा चल रहा था। मेरी पत्नी अच्छे से तैयार होकर बिस्तर पर आई थी। उसने बहुत ही खूबसूरत सी रेड कलर की नाइटी पहन रखी थी और खुद को मेरे दोस्त के हवाले कर दिया था। मेरा दोस्त उसके साथ रोमांटिक लम्हे गुजार रहा था। वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत बिजी नजर आ रहे थे। मेरी पत्नी पूरी तरह अपनी मोहब्बत मेरे दोस्त पर लुटा रही थी और फिर कुछ देर के बाद उठकर मेरा दोस्त वॉशरूम गया और मेरी पत्नी ने साइड टेबल पर रखे हुए दूध के गिलास में गोली डाल दी। और ये नज़ारा देखकर मैं चौंक गया कि मेरी पत्नी ने आखिर दूध के गिलास में किस चीज़ की गोली डाली है। और फिर जब मेरा दोस्त बाथरूम से बाहर लौट कर आया तो मेरी पत्नी ने उसे दूध का गिलास पिला दिया। दूध पीने के कुछ देर बाद ही मेरा दोस्त बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में सो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पत्नी उसके सोने का ही इंतजार कर रही थी। उसके सोने के फौरन बाद ही मेरी पत्नी ने एक नौकर को फोन करके बुलवाया और उसकी मदद से उसने मेरे दोस्त को पंखे से लटका दिया। मेरी पत्नी ने उस नौकर को ढेर सारे पैसे दिए और ना जाने उससे क्या बात कही थी कि वो उसकी बात पर सर झुकाते हुए वापस चला गया था। उस नौकर के जाने के बाद मेरी पत्नी ने अपना मोबाइल उठाया और ना जाने उस पर क्या बोलती रही और काफ़ी देर इसी तरह बोलने के बाद उसने अपने मोबाइल को साइड टेबल पर रख दिया। शायद उसमें उसने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की थी और उसके बाद मेरी पत्नी खुद ही पंखे से लटक गई और उसने अपनी जान ले ली। ये सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे कि मेरे दोस्त को मारने के बाद मेरी पत्नी ने खुद भी सुसाइड कर ली थी। आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया था और आखिर ऐसा करने की क्या वजह थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। ये जानने के बाद मुझे उसका मोबाइल चेक करना ही था, क्योंकि मरने से पहले उसने अपने मोबाइल में ही कोई बात रिकॉर्ड की थी। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर रखा हुआ उसका मोबाइल चेक किया जिसमें मेरी पत्नी ने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की थी। मैं उसे ध्यान से सुनता गया,
लेकिन उसे सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। मेरी पत्नी कविता ने अपनी आवाज में कहा था कि सुमित, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कमरे में लगे हुए कैमरों की सीसीटीवी फुटेज जरूर देखोगे, और इसीलिए मैं अपनी ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तुम्हें साइड टेबल पर रखा हुआ मेरा मोबाइल मिले और तुम मेरी आवाज को सुन सको और मेरी पूरी बात को अच्छी तरह से समझ सको और जान सको कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्यों किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन हरकतों के बारे में नहीं जानती थी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर भगवान ने मेरे अंदर एक कमी डाली थी तो मुझ में ढेर सारी क्वालिटीज भी डाली थी जिससे मैं किसी भी इंसान को बिना देखे ही पहचान का हुनर रखती थी। अगर मुझसे कहीं गलती हुई होगी तो वो तुम्हारी धोखेबाजी को समझने में हुई होगी। मैं दरअसल जिसे तुम्हारी मोहब्बत समझ बैठी थी वो तो तुम्हारा धोखा था जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन शादी के मुझे कुछ दिनों बाद ही पता चल गया था जब तुमने पहली बार अपने दोस्त को अपनी जगह कमरे में भेज दिया था। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे कपड़े पहने थे, तुम्हारा परफ्यूम लगाया था, लेकिन जो नेचुरली खुशबू तुम्हारे शरीर से आती थी वो तुम्हारे दोस्त के शरीर से नहीं आ रही थी। और मैं पहली रात ही जान गई थी कि मेरे साथ कमरे में तुम नहीं हो बल्कि कोई और है। मैंने पहली रात ही तुम्हारे दोस्त को बेहोशी की दवाई दे दी थी और इस तरह से मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं बन सका था। और फिर मैं हर रात ऐसा ही करने लगी सिर्फ इसलिए कि एक न एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत की कदर जरूर होगी। मुझे कमरों में लगे हुए कैमरों के बारे में भी अच्छी तरह से पता था क्योंकि मेरे घर के नौकर मुझे इस बारे में सब कुछ बता चुके थे। तुम नहीं जानते कि ये घर तुमसे पहले मेरा है। मैं इस घर के कोने कोने को जानती हूँ। मैं भले से ही अंधी जरूर हूँ पर मैंने अपना बचपन इस बंगले में गुजारा है। मैं यहाँ की हर चीज को छूकर महसूस कर सकती हूँ और महसूस करके ये पता लगा सकती हूँ कि कौन सी चीज किस तरह की है और क्या है। मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ अपनी मर्जी से तुम्हारे हवाले कर चुकी थी। मैं तुम्हारे सुधरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तुम्हारी तरफ से मेरी उम्मीद खत्म होने लगी थी। तुम्हारा दोस्त जब तुम्हारी जगह कमरे में आता तो उसकी चुपती हुई नजरें मुझे अपने शरीर पर बहुत बुरी महसूस होती थीं। कई बार नींद की बेहोशी में जाने से पहले उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं बहाने बहाने से खुद को उससे दूर रखती और इस बात में कई बार कामयाब भी रही थी। लेकिन मेरा दिल तो तुम्हारी तरफ से टूट गया था। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें मेरी मोहब्बत का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे लगता था कि तुम मुझे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करते हो, लेकिन फिर मुझे मेरे वफादार नौकरों से पता चला कि तुम कोठे वालियों के चक्कर में पड़ गए हो। फिर मुझे मेरे वकील ने बताया कि तुम धीरे धीरे मेरी प्रॉपर्टी, मेरे डैड का सारा बिजनेस और मेरी सारी दौलत भी अपने नाम करना चाहते हो। फिर मेरे सामने तुम्हारी सारी सच्चाई ही खुलकर आ गई थी। फिर तो मेरे लिए तुम्हें माफ करना नामुमकिन हो गया था। तुमने हर तरह से मेरे भरोसे को तोड़ दिया था। इसलिए मैंने तुम्हें सजा देने का फैसला किया, क्योंकि मैं तुम जैसे मतलबी और घटिया इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान ही मर जाए। मैंने आज की रात जानबूझकर तुम्हारे दोस्त के साथ रिलेशन बनाया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम ये फुटेज जरूर देखोगे और मुझे तुम्हारे दोस्त के साथ बदला भी तो लेना था, जो मेरे अंधेपन का फायदा उठाना चाहता था। इसलिए मैंने उसे वही नींद की दवाई दी और अपने वफादार नौकर के साथ मिलकर उसे पंखे से लटका दिया। मैंने अपने उस नौकर को पैसे देकर गांव भेज दिया। वो अब वापस कभी भी शहर नहीं आएगा। फिर मैं खुद भी पंखे से लटकने के लिए अपने मोबाइल में तुम्हारे लिए वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दी, ताकि तुम्हें बता दूं कि मेरा सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी और ये बंगला मैं एक ट्रस्ट के नाम कर रही हूँ, जो अनाथ बच्चों को सहारा देता है, ताकि तुम्हारे हाथ कुछ ना आए। और जिस लालच की वजह से तुमने मेरे साथ शादी की थी और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे थे, फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम जिस तरह से खाली हाथ आए थे उसी तरह से खाली हाथ रह जाओगे। तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं खुद भी अपनी जान ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं रही। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए सुसाइड करना ठीक नहीं था, पर मेरे लिए जीना भी तो ठीक नहीं था, क्योंकि तुम जैसे लोग मेरी जिंदगी जीना दुश्वार कर देंगे। इसलिए मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें भी खाली हाथ कर रही हूँ। ना ही तुम्हारे पास पैसा होगा और ना ही तुम अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकोगे। तुम्हें इस बात का पछतावा सारी जिंदगी रहेगा कि तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की। तुम एक धोखेबाज इंसान हो।
तुम्हें अगर दुनिया वालों ने सजा नहीं दी तो भगवान तुम्हें सजा देगा। तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने सिर्फ मुझे मेरी दौलत की वजह से चाहा। आखिर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ अगर किया था तो क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कभी दिखाई नहीं दी? जाते जाते मैं ये सवाल भी छोड़कर जा रही हूँ कि अब तुम दुनिया वालों को क्या बताओगे कि किस तरह से मैं और तुम्हारा दोस्त रात को एक ही कमरे में थे और कैसे हम दोनों की जान गई। तुम इन सवालों के जवाब ढूंढते रह जाओगे, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं बता सकोगे। मरकर मुझे तो सुकून मिल गया, लेकिन जीते जी तुम्हें कभी सुकून नहीं मिल सकेगा। अगर तुम ये फुटेज पुलिस को दिखाओगे तो पुलिस ये वॉइस रिकॉर्डिंग तुमसे मांगेगी, और इस वॉइस रिकॉर्डिंग में मैंने जो कुछ भी कहा है उस सब से तुम ही मुजरिम ठहराए जाओगे। मैं इस तरह इस दुनिया से जा रही हूँ कि तुम्हारे फरार होने का भी कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें बचाने वाला खुद भी फंस जाएगा, और अब वैसे भी तुम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। तुम्हारे पास तो ना पैसा है और ना ही तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला ऐसा इंसान है जो ये साबित कर सके कि तुम मुजरिम नहीं हो। तुम सारी जिंदगी अब कविता को याद रखोगे और कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। मैंने तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि तुम किसी को अब पसंद भी करो। किसी भी औरत पर नजर उठाते समय तुम्हें शर्म आया करेगी और तुम्हें आज का ये वक्त याद आ जाएगा। मैं तो सुकून से मरने जा रही हूँ, अब तुम्हारा खराब समय शुरू होता है। ये कहकर कविता की वॉइस रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी। उसकी कही हुई हर बात सच थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में मैं इनका कातिल हूँ, और मैं इन दोनों की मौत के बारे में इस दुनिया को क्या बताऊंगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद भी मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने कविता के मोबाइल से उस वॉइस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी जमीन पर जोर से दे मारा, जिससे उसका मोबाइल चकनाचूर हो गया। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुला लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने जब अपनी मालकिन को इस तरह से लटके हुए देखा तो वो बुरी तरह से रोने लगा था। फिर हम दोनों ने मिलकर उन दोनों की लाशों को नीचे उतारा, और सिक्योरिटी गार्ड ने ही पुलिस को भी फोन कर दिया था। कुछ ही देर बाद पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गई थी, और एक के बाद एक भेद खुलने शुरू हो गए थे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मेरे पास सच्चाई से बचने के लिए कोई सबूत नहीं था। 2 दिन की कार्यवाही के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ हूँ। मेरी अय्याशियों की ख्वाहिश की वजह से मैं कहीं का नहीं रहा था। मेरी माँ और बहनों ने भी मेरे साथ सारे संबंध खत्म कर दिए। मेरा अब इस दुनिया में अपना कोई नहीं रहा। मैंने अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी को भी खो दिया था, और दोस्त को भी। मेरी माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी, और अब वो पाई पाई की मोहताज हो गई, क्योंकि उनका तो इकलौता मैं ही सहारा था जो उसे पैसे भेजा करता था। लेकिन अब तो मैं जेल में हूँ। अब उनका बहुत बुरा हाल है। मेरा दोस्त भी अपनी जिंदगी की बाजी हार गया था। हमने गलत रास्ते पर कदम रखा था, इसीलिए अंजाम तो हमें भुगतना ही था। मेरी पत्नी ने भले ही सुसाइड की थी, लेकिन जाते जाते वो मुझे मुजरिम बनाकर चली गई थी। मेरे वो सारे दोस्त जो मुझे गलत रास्ते पर लेकर आए थे, वो भी अब मेरा साथ छोड़ गए थे। मेरा मुकदमा अदालत में चल रहा है। मैं नहीं जानता कि मेरे पापों की मुझे क्या सजा मिलेगी। और तो और सारी जिंदगी के लिए मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरी जिंदगी, मेरा फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने कविता के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मरने के बाद वो अपना सारा बदला मुझसे लेकर चली गई, जिसको मैं सारी जिंदगी भुगतने वाला हूँ। अब तो मैं जेल की चक्की पीस रहा हूँ, और मुझे कभी कभी खुद पर हंसी भी आती है कि मैंने खुद ही अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। क्योंकि जब मैं खाली हाथ था तो मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, और जब मेरे पास भगवान ने मुझे इतनी सारी दौलत दे दी और इतनी अच्छी पत्नी दे दी, तो ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी जिंदगी को खराब कर लिया, और आज उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।